हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आज पुनः एक बार इस पोल नीति के चैनल पर उपस्थित हूँ। एक इमर्जिंग विषय पर आप सबों के साथ चर्चा करने के लिए। ऐसे तो कई सारे विषय हैं जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय मैंने आपके साथ चर्चा के लिए चुना है, यह विषय आजकल काफ़ी अधिक चर्चा में बना हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई है, लैंसेट रिपोर्ट, और उस लैंसेट के रिपोर्ट के बाद भी यह विषय और थोड़ा सा गर्मा गया है। अभी बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का उद्भव हुआ है। पिछले 2 अक्टूबर को उस राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ है, जिसको आप लोग जन सुराज पार्टी के नाम से जानते हैं। और जन सुराज पार्टी की जिस दिन स्थापना हुई, उस दिन भी जन सुराज के जो मुख्य सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने यह घोषणा की कि शराब को उनकी सरकार जब बनेगी तो वो सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा चर्चा का विषय आज यही है कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है, यह शराबबंदी सफल है अथवा असफल है। कई सारे विचार हैं इस मुद्दे पर, जनता के भी अपने अपने राय हैं इस मुद्दे पर, सब लोगों के अपने अपने विचार हैं इस मुद्दे पर कि शराबबंदी सफल है अथवा असफल है। इस बिंदु पर चर्चा करना, इस पर एक राय बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी मुद्दे से हम लोग अपने इस चैनल की जो शुरुआती वीडियो है, शुरुआती कार्यक्रम है, वो इसी से हम लोग शुरू करें। तो शराबबंदी की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में लैंसेट रिपोर्ट आई है, और उस लैंसेट रिपोर्ट में बिहार और बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सब राज्यों को के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया है कि जिन राज्यों में शराब खुला हुआ है, उन राज्यों में हाइपरटेंशन, जिसको आप लोग बीपी कहते हो आम भाषा में, शुगर, ब्लड शुगर की जो स्थिति है, ओबेसिटी, मोटापा, और घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति जो हिंसा, इन सब आधारों पर एक रिपोर्ट जारी किया है लैंसेट ने कि वो बिहार का तुलनात्मक रूप से इन राज्यों के संबंध में क्या स्थिति है। जब यह रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट के बाद एक बार यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ऐसे यह एक ऐसा मुद्दा रहा है बिहार के लिए कि यह हर समय चर्चा का विषय बना रहा है। जब से 2016 में शराबबंदी हुई, तब से लेकर अब तक किसी न किसी कारण से यह चर्चा में बना हुआ है। तो लैंसेट रिपोर्ट की भी बात हम लोग करेंगे, उसकी भी एक अध्ययन मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप इसके इतिहास को जान लीजिए कि शराबबंदी का हिस्ट्री क्या है। तो शराबबंदी की जो यह सोच है, यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। महात्मा गांधी का यह मानना था, 15 अप्रैल 1917 को वो इसी बिहार की धरती पर मौजूद थे, चंपारण में, जब वे चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे थे। और उसी क्रम में उन्होंने नशावृत्ति के बारे में बात की, नशाखोरी के बारे में बात की, और उनका कहना था कि जो नशाखोरी है, जो नशा है, वो मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को समाप्त कर देता है। आज नशाखोरी के तमाम अलग अलग विधाएं विकसित हो गई हैं। सिंथेटिक
नशीली दवाएं आ गई हैं, मादक पदार्थ आ गए हैं, मादक दवाएं आ गई हैं। हालांकि ये सब गांधी युग में नहीं रहा होगा, गांधी ने इसकी परिकल्पना नहीं की होगी, लेकिन जो भी छोटे मोटे स्तरों पे ये उस समय की नशाखोरी थी, गांधी ने उसका विरोध किया। शराब के लिए तो गांधी ने स्पष्ट कहा कि शराब मनुष्य के शरीर और मनुष्य की आत्मा दोनों को नष्ट कर देती है, इसलिए शराब को लोगों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी शराबबंदी के आंदोलन में एक चैंपियंस खिलाड़ी थे, एक चैंपियन व्यक्ति थे, और वे इसके प्रबल समर्थक थे कि शराब बंद हो जाना चाहिए, शराब पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। अब आजकल कुछ नेता लोग या पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं लोग, उन लोगों का यह कमेंट आया है कि गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से कहीं ऐसा नहीं कहा है कि शराब बंद कर देना चाहिए। ये अज्ञानता का एक सूचक है। गांधी ने अपना एक किताब लिखा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और जब सत्य के साथ प्रयोग में गांधी ने अपनी बातें कही हैं, तो गांधी ने कई सारे लोगों का उदाहरण लिया है, और उस उदाहरण में उन्होंने जो जो बातें कही है, मैं वो कोट करता हूं आपके सामने, आप उन बातों को एक बार देखेंगे। उन्होंने, एक संत कवि हैं निष्कुलानंद स्वामी, और संत निष्कुलानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी, इन दोनों के जीवन को आधार बनाते हुए गांधी ने शराबबंदी और अहिंसा का प्रबल समर्थन किया है। और अगर आप इन लोगों के भी जीवन को देखिएगा, निष्कुलानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी का, तो इनका भी पूरा जीवन एक उसी अहिंसा और सदा सादा जीवन के उस एक विराट लक्ष्य पर टिका हुआ है। गांधी उनसे प्रेरित होके, और वे उसके प्रबल समर्थक हैं। अब आजकल ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि कुछ भी कह देना है बिना विशेष रिसर्च और अध्ययन किए। अब गांधी के बातों को तो साबित करने के लिए कि गांधी ने, यहाँ इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो एक अमेरिका की शराब बनाने की कंपनी है, उस कंपनी ने एक बियर बनाया और उस बियर का नाम ही रख दिया गांधी पर। एक पोरबंदर के व्यवसायी हैं, वो व्यवसायी अमेरिका में काम करते हैं, और बेसिकली उनका भी वो शराब का व्यवसाय रहा है। तो उन्होंने और तमाम भारतीयों ने थोड़ा सा उस पर ऐतराज जताया कि भाई गांधी के नाम पर इस तरह की बातों को कहना ये उचित नहीं है, ये नैतिक नहीं है। तो कंपनी ने जो तर्क दिया, उस तर्क को सुनिए। कंपनी ने कहा कि भाई हम गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पे ही शराब निकाल दी। बताओ, मतलब अजीब अजीब तर्क है जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, जिसका कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है। और ऐसे बातों पे और गांधी के बातों को जस्टिफाई करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। उसके लिए गांधी को व्यापक रूप से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर गांधी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि गांधी ने वाकई शराबबंदी का विरोध किया, और उनकी ये प्रबल इच्छा थी कि राज्य इसके लिए कोशिश करे। जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत ने अपने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शराब बंदी को, मद्य निषेध को, नशा वृत्ति को समाप्त करने की जो दायित्व है, वो दायित्व राज्य के ऊपर डाल दिया। गांधी मानते थे कि जो विदेशी सत्ता है, वो विदेशी सत्ता ही शराबबंदी में सबसे बड़ी बाधक है। तो जब 1947 में अपनी सत्ता आई, तो ये प्रयास किया गया, ये कोशिश की गई कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य के ऊपर यह दायित्व डाल दी जाए, राज्य के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी जाए कि राज्य जो है वो
अपने अनुसार अपने यहाँ शराब को बंद करने का, नशा वृत्ति को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और जब जब राज्य को ऐसा लगेगा, राज्य अपने यहाँ शराब को बंद कर देगा। 1960 में बंबई राज्य था और बंबई राज्य में पहले से शराबबंदी थी। 1954 में बंबई के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने उस कोली समुदाय में, जो बंबई में कोली समुदाय था, उस कोली समुदाय के द्वारा जो शराब बनाया जाता था, उस शराबबंदी का उन्होंने शराबबंदी कर दिया। उन कोली समुदाय के द्वारा जो शराब बनाया जाता था उसको लेके। तो जब उन्होंने उसका शराबबंदी कर दिया, उस कोली समुदाय के द्वारा जो शराब बनाया जाता था, वो तमाम जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों से मिला के और तब शराब बनाया जाता था। अब कोली समुदाय ने जबरदस्त विरोध किया और कोली समुदाय ने कहा कि यह शराबबंदी नहीं, यह देशबंदी है। क्यों कहा उसने? तो उसने इसलिए कहा कि विदेशी राज्य से अगर कोई शराब आ रहा है तो वो प्रतिबंधित नहीं था, वो बिक रहा था, लेकिन उन समुदायों के द्वारा जो शराब बनाया जा रहा था वो प्रतिबंधित हो गया। निश्चित तौर पे यह अन्याय था। तो बंबई प्रांत में यह पहले से शराबबंदी चल रही थी। 1 मई 1960 को जब गुजरात अलग हो गया बंबई से, आप जब भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन होने लगा था 1953 के बाद, तो बंबई में 2 भाषा भाषी लोग थे, एक मराठी भाषा और एक गुजराती भाषा के लोग थे। तो 1960 में बंबई प्रांत से गुजराती भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य गुजरात बना दिया गया और मराठी जो बोलने वाले लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। तो जो गुजराती भाषा के लोग थे, उस गुजराती भाषा के लोगों के लिए जो नया राज्य बना गुजरात, उस गुजरात में 1960 से ही शराबबंदी लागू है। आज भी लागू है शराबबंदी। और न केवल गुजरात में, बल्कि गुजरात के अलावे मिजोरम, नागालैंड और बिहार में ये शराबबंदी की व्यवस्था जो है वो लागू है। तो बिहार एकमात्र ऐसा अकेला राज्य नहीं है जिसने अपने यहाँ शराबबंदी किया है, और भी एक ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ शराबबंदी की हुई है। अब सवाल ये है कि क्यों बिहार में शराबबंदी के ऊपर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों इतने प्रश्न उठाए जा रहे हैं? तो हुआ ये है कि कई ऐसे जगहों पर बिहार में जो नशीले या डुप्लीकेट शराब हैं, उस शराब के वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। और एक और तर्क बार बार दिया जाता है कि आर्थिक हानि हो रही है सरकार को, राजस्व की हानि हो रही है सरकार को, इसलिए इसको शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके तर्क देने वाले ये भी तर्क देते हैं कि बिहार में शराबबंदी है ही कहाँ, बिहार में तो शराब मिल ही रहा है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि इसकी अब तो होम डिलीवरी हो रही है, अब फ्लिपकार्ट और अमेजन वाली व्यवस्था है। कई लोग ऐसा तर्क देते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन वाली व्यवस्था अगर है भी, इसको मान भी लिया जाए, तो एक बात बड़ी गौर करने की है कि शराबबंदी, दहेजबंदी, बाल विवाह, इस तरह के जो कानून हैं, ये कानून तब तक अपने वास्तविक प्रतिफल नहीं दे पाएंगे जब तक समाज इनके साथ सहयोग नहीं करेगा। जिस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम लोग रहते हैं, जिस लोकतंत्र को हमने अपनाया है, इस लोकतंत्र में जितनी बड़ी भूमिका गवर्नमेंट की है, उससे कम बड़ी भूमिका यहाँ के सिविल सोसाइटी की नहीं है। सिविल सोसाइटी यानी जो आम जनता का रोल है, वो भी महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र में। क्योंकि
शक्ति आम जनता में ही निहित है, और आम जनता ही यदि स्वयं उस तरह के कानूनों का अनुपालन न करे तो निश्चित तौर पे यह हमारे लिए बड़ी हास्यास्पद है। और एक लोकतंत्र की सफलता का एक शर्त यह भी है कि वहाँ की जनता वह बनाए हुए कानूनों का सही ढंग से ईमानदारी से अनुपालन करे। अब अगर हम उन कानूनों का अनुपालन नहीं करें तो हमारे लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून ही है, उस कानून का अगर कोई अनुपालन नहीं करता है तो निश्चित तौर पे उसको आर्थिक दंड और जेल आदि का प्रावधान है। अब कई ऐसे लोग हैं जो इसके पक्ष विपक्ष में बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि शराबबंदी अनुचित है, नहीं होनी चाहिए, इससे राजस्व की हानि हो रही है। अरे भाई, यदि राजस्व की हानि हो रही है तो आप देखिएगा, जितने लोग ये राजस्व के हानि की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वे अपने हिस्से का टैक्स बहुत ईमानदारी से भर रहे हैं। अगर इतने ही राजस्व हानि की चिंता है तो ईमानदारी से टैक्स दीजिए, ईमानदारी से टैक्स भरिए। जब टैक्स भरने की बात आती है, जब ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं, जब हम लोग ज्वेलर्स खरीद लेते हैं, गहना खरीद लेते हैं, तो दुकानदार कहता है कि कच्चा रसीद चाहिए कि पक्का रसीद चाहिए। पक्का रसीद लीजिएगा तो 18% देना होगा, तो कहते हैं कि ना ना कच्चे रसीदवा दे दो। हम खुद भी तो वही कर रहे हैं, हम खुद भी तो अपने गतिविधियों से राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इतने राजस्व की चिंता है तो गंभीर बनिए, टैक्स चोरी मत कीजिए, टैक्स भरिए, अपने वास्तविक आमदनी का जो हिस्सा है वो सरकार को चुकाइए। ये नहीं करेंगे, लेकिन राजस्व की हानि हो रही है इसका ढोल पीटेंगे। तो राजस्व की हानि और भी बहुत सारी चीजों से हो रही है, क्या करें? इससे ज्यादा पैसा आएगा, क्या करें? ड्रग्स को भी ओपन कर दें, हेरोइन को भी ओपन कर दें, पैसा ज्यादा आने लगेगा। है? अब हर पूरे शहरों में रेड लाइट एरिया जो है उसको लीगलाइज कर दें, बहुत पैसा आने लगेगा। अरे भाई, लोकतंत्र में सरकार का काम केवल शासन संचालन नहीं है, लोकतंत्र में सरकार दोहरी भूमिका में होती है। सरकार का एक काम यहाँ पर समाज सुधार का भी अभियान होता है, समाज सुधार का भी कार्य करता है, और सरकार अपने इसी भूमिका को इस शराबबंदी के माध्यम से निर्वहित कर रही है। ठीक, अब प्रश्न ये है कि क्या शराबबंदी जब बिहार में हुआ है तो इसके कुछ फायदे भी हुए हैं या बस ऐसे ही है? तो अगर आप फायदे की बात करोगे तो मैं अभी आपको एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं। अभी जो मैंने आपसे कहा था कि जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है, उस लैंसेट के रिपोर्ट में आप देखिएगा कि वीकली अल्कोहल का जो कंजम्पशन है, वह कंजम्पशन का जो आंकड़ा 2005-06 में 0 से 5 के बीच में था, वह 2015-16 में 0 से 2 के बीच में था। आज के डेट में वह 0 हो गया है। मतलब उसके कंजम्पशन में आश्चर्यजनक ढंग से कमी आई है। उसी तरह से अगर हेल्थ की बात करिएगा तो 2005-06 में अंडरवेट 43.1% लोग थे, आज वो घटकर मात्र 24.8% पर पहुंच गया है। ये देखिए, ये सब इसके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं, है ना। उसी तरह से हाइपरटेंशन के बारे में बात करिएगा तो 2012-13 में 15.9% हाइपरटेंशन की स्थिति थी, आज वो घट के मात्र 7 पर पहुंच गए, 7.1। ये उसी तरह से अगर आप वायलेंस की बात करिएगा, जो पार्टनर वायलेंस था, पुरुषों का महिलाओं के प्रति जो वायलेंस था, उसमें भी आश्चर्यजनक ढंग से गिरावट आया है। 2015-16 में वह कहाँ 20.5% के आसपास था, अब वो घट के 15% के आसपास आ गया है।
तो उसमें भी आश्चर्यजनक ढंग से कमी आई है। और अगर दूसरे राज्यों के अनुपात आप तुलना कर लें तो दूसरे राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल में ये सब आंकड़े बढ़े हैं जहां शराबबंदी नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये इस बात का संकेतक है कि हमारे यहाँ शराबबंदी की जो नीति है, जो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ये एक करेजियस निर्णय जो लिया गया, निश्चित तौर पे ये एक सफल निर्णय है और एक सफल नीति है। इस नीति के बदौलत बिहार में बहुत सारे चीजों में गिरावट आई है। स्वास्थ्य स्थिति सुधरी है, गरीब वर्गों के सेविंग्स में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ प्रति 2015-16 के पहले प्रत्येक गांव में शाम के समय सूर्यास्त होने पर एक नौटंकी शुरू हो जाती थी। अब किसी की हिम्मत है कि नौटंकी कर ले? अब वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब इसके सकारात्मक परिणाम हैं। अब राजस्व हानि की जो तर्क दिया जा रहा है, इससे मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूं। मैं बहुत हद तक इस पर एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि घर का जो मालिक होता है, कई बड़ा निर्णय लेने के लिए कई बार उसको राजस्व की हानि झेलनी पड़ती है, कई बार वो हानि बर्दाश्त करता है। तो ये निश्चित तौर पे ये हम लोग ये बिहार में आप देख सकते हो कि यही एक तरह से चीजें लागू हो पा रही हैं कि यहाँ पर सरकार जो है वो आर्थिक हानि झेलते हुए भी बिहार को इस स्थिति में पहुंचाई है कि बिहार अब नशाखोरी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, आप लोग भी अपना कमेंट इसमें डालिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इस मुद्दे पे हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।